बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछली वीडियो में हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी और हमने ये पाया था कि हम सारे कैपेसिटर्स में से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ज़्यादा डिस्कस करते हैं और हमने उसी को ज़्यादा डिस्कस किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें आपको बात कही थी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन नॉट बी चेंज व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट बाय चेंजिंग इट्स क्यू एंड वी। ठीक है ना, ये फार्मूला जैसे बोर्ड में नज़र आ रहा है कि C जो है कैपेसिटेंस वाज इज़ इक्वल टू Q ओवर V। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो हम उसकी जो पावर सप्लाई जा रही है या बैटरी से आप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस उसको दे रहे हैं, तो उनको अगर हम Q और V को, जिसकी वजह से Q चेंज कर रहे हों या V चेंज कर रहे हों, तो C बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। C डज़ नॉट चेंज। ठीक है, तो फिर इसलिए कि C जो है यानी कि कैपेसिटेंस जो है इट इज़ अ सर्किट कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है सर्किट कंपोनेंट? मतलब ये कि ये सर्किट में लगने वाला वो कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू फ़िक्स है। एक हमने फ़िक्स वैल्यू की के कैपेसिटर को वहाँ लगाया है, अब उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही Q और V की वजह से, चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो फिर ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस चेंज कैसे होती है, तो आज मैं यही आपको बताने जा रही हूँ कि ये हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये चेंज ही करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज़ के कैपेसिटर्स हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है ना, हम कोई कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरड का, कोई 1000 माइक्रोफैरड का, कोई 70.5 माइक्रोफैरड, जो भी वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ हम कैसे बनाते हैं? ऑब्वियसली ये भी तो अलग वैल्यूज़ हैं ना, लेकिन ये फ़िक्स्ड वैल्यूज़ हैं जो हम फ़िक्स्ड वैल्यूज़ के कैपेसिटर्स को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। उनको हम उनकी कैपेसिटेंस को नहीं चेंज करते बाय चेंजिंग द Q एंड V इन द सर्किट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे चेंज होती है। तो या कैसे हम चेंज करते हैं या कैसे हमें डिफरेंट कैपेसिटेंसेस के कैपेसिटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग इन द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, देयर कैपेसिटेंसेस गेट फिक्स्ड। ठीक है ना, उस वक्त ये इनके जो कैपेसिटेंसेस हैं वो फिक्स हो जाते हैं जब ये बन के तैयार हो रहे होते हैं। तो अब वहाँ पे कैसे इनकी कैपेसिटेंसेस फिक्स हो जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम पहले ये देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक कैपेसिटर है चार्ज विद चार्ज Q हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इन बिटवीन। ठीक है, और जो पैरेलल प्लेट्स हमने ली हैं उनका एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं उसको, और दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो अब इससे आगे हम चलते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ एक्चुअली इक्वल टू Q ओवर V। ये हमें अपनी पिछली वीडियो से पता है कि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से हमें ये फार्मूला मिला है। तो उसके और यहाँ पर ये भी बता देना मुनासिब होगा कि इसके प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस स्प्रेडेड हैं दे आर स्प्रेडेड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यानी कि एक यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग है उनकी। तो वी कॉल इट एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज बीइंग स्प्रेडेड ऑल ओवर द प्लेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम इस क्वांटिटी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ सिग्मा। सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पैटर्न के तहत इस प्लेट में चार्जेस स्प्रेड हुए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे एक हमें बड़ी प्लेट है, ये बहुत बड़ी प्लेट है, तो अब इसमें हमें पूरे प्लेट में कितने चार्जेस हैं ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हमें एक स्मॉल 1 स्क्वायर मीटर एरिया या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में हमें अगर पता चल जाए कि सपोज़ 5 चार्जेस हैं, तो हमें अगर ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर की प्लेट है तो हम इसको मालूम कर सकते हैं कि ये टोटल चार्ज इसमें या सरफेस चार्ज के मुताबिक उसमें कितने टोटल चार्जेस स्प्रेडेड हैं। जैसे अगर मैंने अभी कहा कि 5 चार्जेस पर यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है तो इसमें 10 इंटू 5 यानी कि 50 चार्जेस
कैपेसिटर इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो इनके दरमियान में ज़ाहिर है कि चार्ज प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इनके दरमियान क्या सेटअप हो गई है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज प्लेट्स, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी इट इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से पता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमें ये मिल रही है, ठीक है। और हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है, और या एयर भी हम सपोज़ कर सकते हैं। अब ई जो है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स को हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं 1/1 और 2, इनको अगर हम कंपेयर करें तो इनकी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो देयर राइट हैंड साइड्स मस्ट ऑल्सो भी इक्वल। तो इनको हम कंपेयर करते हैं तो V/D इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अब इसमें यह है कि सिग्मा टर्म आ रही है, सिग्मा के बारे में हमें पता है कि सिग्मा इज़ इक्वल टू Q ओवर A। तो अब हम इसमें सिग्मा की जगह पर इस वाले फार्मूले में या इस इक्वेशन में हम सिग्मा की जगह Q ओवर A लिखेंगे। तो ये देखेंगे मैंने लिखा है V/D को एज इट इज़, सो V/D एज इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू सिग्मा की जगह मैंने Q/A लिखा है। ये रेड से थोड़ा आइडेंटिफाई भी किया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया है अलग से ताकि आपको नज़र आ जाए सब्स्टिट्यूशन। और ये डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो दोनों तरफ हैं इज़ इक्वल टू के, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट A एप्सिलॉन नॉट V, ये इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और ये QD हो गया, ठीक है। क्यों हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया? ऑब्वियसली टू सिंप्लीफाई अवर इक्वेशन, ताकि सारी क्वांटिटीज़ न्यूमरेटर में आ जाएँ और हम अपने टारगेट तक पहुँचे। टारगेट ये है कि हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिपेंडेंस मालूम करनी है, ठीक है, कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं ये इक्वेशन आ गई। तो अब इसमें हम Q और V जो है हमारे सामने, हम इसको अगर Q/V कर लें किसी तरह तो वो C के बराबर हो जाएगा। तो अब इस पूरे इक्वेशन में से मैं V को इधर ले जाती हूँ, तो ये बन गया Q/V, और ये वाला D मैं इधर ले आती हूँ, तो इट विल बिकम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इज़ इक्वल टू Q ओवर V, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू C इन वैक्यूम, ठीक है। So we get a formula here, C vacuum is equal to A epsilon naught D। तो अब हमें C vacuum is equal to Q over V के अलावा एक फार्मूला और मिला इन टर्म्स ऑफ द फिज़िकल पैरामीटर्स ऑफ द कैपेसिटर। वो क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स। वो हमने यहाँ पे वैक्यूम रखा है, इसलिए ये एप्सिलॉन नॉट है, और एरिया ऑफ द प्लेट्स हमने A रखा है ये न्यूमरेटर में। अब ये फार्मूला हमें बता रहा है कि C वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स डायरेक्टली, दोनों न्यूमरेटर में हैं। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ द प्लेट्स होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। और D से देखें C का रिलेशन इज़ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में है और C न्यूमरेटर में है। ऑन द अदर साइड टेल्स यू दैट दे आर इनवर्सली रिलेटेड, दैट मीन्स के D जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होगा, या D जितना कम होगा यानी कि प्लेट्स आर क्लोज़र टू ईच अदर द कैपेसिटेंस, इफ़ द प्लेट्स आर क्लोज़र टू ईच अदर द कैपेसिटेंस वुड बी लार्जर, ठीक है ना। तो A और D पे इस तरह से डिपेंड करेगा। और दूसरी बात, जब हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं तो हमें ये C वैक्यूम मिल रहा है। अब यही फार्मूला विल टेक द फॉर्म A एप्सिलॉन मीडियम ओवर D इज इक्वल टू C मीडियम, अगर हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया है। तो जैसे हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा था, पहले भी हमने ये कूलम्स फोर्स के केस में पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में हम मीडियम रख दें तो वो फार्मूला वहाँ पे F का कूलम्स फोर्स का इट चेंजेस इट्स फॉर्म, कि वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह वहाँ पे भी एप्सिलॉन मीडियम आ जाता है, यानी कि परमिटिविटी। व्हाट इज़ दिस एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन m? दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अब हमने चूँकि मीडियम रख दिया तो ये फार्मूला जो है A एप्सिलॉन मीडियम बाई D इज़ इक्वल टू आपको मिल गया C मीडियम का। अब इस यहीं पर हमने, यानी कि अगर हम कोई वैक्यूम के अलावा या हवा के अलावा कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज़, ठीक है।
तो ये देखें क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है और दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक रिलेशन हमने ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम की विद रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेशन पड़ी थी। वो क्या थी कि द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड द परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम, या आप कह लें कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है ना, तो उसको हम सामने रखते हुए इस फॉर्मूले में क्या चेंज ला सकते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हमने क्यों लिखा, ताकि हमें ये फार्मूला एक और फॉर्म में मिल जाए जिसमें हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी हो। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा हमें अवेलेबल होती है, टेबल्स वगैरह में हमें मिल जाती है, लेकिन आप ये फार्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटीज़ पता हैं तो दिस फार्मूला टेक्स दिस फॉर्म। आपके बुक में इसके बाद ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, तो इससे भी हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम कोई भी मीडियम हवा के अलावा इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहा है, सी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ हमें पता चला कि किस तरह से हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे। ठीक है, और इनसे ये एरिया और एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से एनहेंस होता है। जितना एरिया ज़्यादा है, जितना परमिटिविटी आप बढ़ाते जाएंगे डिफरेंट मीडियम की, उतना ही कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा। लेकिन डी जो है जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डी से इन्वर्स रिलेटेड है। तो आपको मैंने दोबारा ये बात बता दी, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। और यहाँ मैंने दिखा दिया आपको कि एप्सिलॉन आर इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये तब हमें मिलता है जब हम यहाँ कोई इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं प्लेट्स के दरमियान में, जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक के डालने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हमें मिलती है, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से जो कैपेसिटेंस एनहेंस हो रही है तो वो कैसे हो रही है। ठीक है, जी मैं ये आपको बता रही थी कि हम ये जो देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से एनहेंस हो जाती है। तो वो क्यों होती है, उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने ये रखा है चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इनके दरमियान में सेटअप हुई हुई है एंड नो मीडियम इज़ एयर इन बिटवीन, या आप कह लें कि वैक्यूम है, या मीडियम इज़ एयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, और हम अगर यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें इस चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वी विल सी कि ये वोल्ट मीटर विल बी गिविंग यू सम रीडिंग, सम हाई रीडिंग। ठीक है, कुछ वैल्यू दे रहा है, जो भी उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रहा है। उसके बाद जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यही वोल्ट मीटर जो है वो अब रीडिंग उसकी रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पे V हैज़ रिड्यूस्ड टू सम स्मॉलर वैल्यू दैन दिस। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें बता रहा है कि ये कुछ वोल्टेज में या पोटेंशियल डिफरेंस में डिक्रीज़ आता है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। ठीक है, अब यहाँ मैं इस वक्त तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ये वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से वोल्टेज में डिक्रीज़ क्यों आता है। ये आप जो पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ यूज्ड इन बिटवीन, तो उसमें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये मिली, और V यू सी C इज़ इक्वल टू Q ओवर V होता है। V डिक्रीज़ हुआ तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताना था कि जैसे वी हैड ऑब्टेन्ड, हमें ये मिला था कि C मीडियम जो है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी वाज A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D।
जबकि सी वैक्यूम जो है दैट वाज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम करें, तो यू सी के हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय ये आ गया डिनोमिनेटर में ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये डी डी कैंसिल हो गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली एप्सिलॉन आर। तो ये देखें एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, हमें ये एक नया फार्मूला मिला दैट इज़ सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। तो व्हाट इज़ दिस एप्सिलॉन आर, पहले भी बताया था कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। यहाँ पे हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या आप रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो इस यहाँ पर बहुत मुनासिब तौर पे बोली जा रही है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इज़ बीइंग यूज्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटेंसेस, और वो है इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम। रेशियो किसका है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद मीडियम टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद वैक्यूम इन बिटवीन। दैट इज़ द डेफिनेशन फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो तो इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी की हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ मैंने ये दो फॉर्मूले में दिखाया है कि एक रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द परमिटिविटीज़ ये है, यानी कि फार्मूला ये है, इसी से हम डिफाइन भी कर लेंगे। और एक जो है द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स जो है, दैट ऑल्सो गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और यहाँ डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ द कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम टू द कूलम्स फोर्स इन मीडियम व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड। ठीक है, तो ये यू सी वी गेट 3 फार्मूले फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इन डिफरेंट टर्म्स। तो ये आपसे अगर पूछा जाए, डिफ़ाइन किया जाए, तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो इन तीनों में से। ठीक है, तो जनरल जो है वो ये वाली है, जो जब आप परमिटिविटीज़ की टर्म्स में बात करते हैं, और जब आपसे कूलम्स फोर्स से रिलेटेड पूछा जाए तो आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंसेस की टर्म्स में पूछा जाए तो आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पोलराइजेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज़ इंट्रोड्यूस्ड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।